नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करें महाराष्ट्र की, जहां पर जल्दी ही चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसी बीच मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे दिल्ली आ गए हैं। इस 3 दिनों के दौरे में उद्धव ठाकरे अहम बैठकें करने वाले हैं। इसमें इंडिया ब्लॉक के अहम नेताओं की बैठकें भी होंगी। उद्धव ठाकरे के इस दौरे पर देखिए यह खास रिपोर्ट। संसद सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली आकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के सांसदों से मुलाकात की थी, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरे का महत्व और बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी ये संदेश देना चाहता है कि विधानसभा में महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ेगी। इन्हीं बैठकों के लिए दिल्ली को ही चुना गया है। मंगलवार 6 अगस्त को करीब 3 बजे उद्धव ठाकरे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से अपनी फैमिली के साथ संजय राउत के आवास पर पहुंचे। शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसदों ने उनका स्वागत किया। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ चर्चा भी की। दौरे के दूसरे दिन यानी बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे। शरद पवार से मुलाकात होनी तय है। आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तीसरे दिन गुरुवार को उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने उनके आवास पर जाएंगे। विधानसभा है, लोकसभा हमने जीत ली है। लोकसभा ने महाराष्ट्र में हमको अच्छा रिजल्ट दिया है, तो जरूर हमारी ये बातचीत ये रहेगी कि विधानसभा में हमको पूरा बहुमत तीनों को मिलकर महाविकास आघाड़ी को हमको लाना है। अभी देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी तो जीतना है। जनता हमारे पक्ष में है। इस करप्ट सरकार के खिलाफ लोग वोट देने के लिए तैयार है। इंडिया ब्लॉक के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली। ऐसे में ईडी, सीबीआई के कथित दुरुपयोग को लेकर उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं। इन बैठकों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक मजबूत है। अपने 3 दिन के दिल्ली दौरे में उद्धव ठाकरे राज्यसभा सांसद संजय राउत के आवास पर ही रहेंगे और अहम नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में इस बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने की संभावना है। राहुल गांधी शरद पवार के साथ करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा की रणनीति भी यहीं से तय होगी। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे का ये दौरा उनकी पार्टी के लिए कितना सफल साबित होता है। राम शिंदे, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं अगर हलचल की बात करें तो महायुति में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के नेता मिले हैं। बैठक में संयुक्त सभाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। इसी बीच आपको बता दें कि 8 अगस्त से अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा भी निकलने जा रही है। ये यात्रा नासिक से शुरू होगी और कई इलाकों में जाएगी। उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा से गुजरेगी अजीत पवार की यात्रा। पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई के सभी विधानसभा क्षेत्रों से भी गुजरेगी। महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं में तालमेल की कमी की बातें सामने आ रही हैं और तीनों प्रमुख नेता अलग अलग प्रचार में जुटे हैं। उधर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पर है। रक्षाबंधन के मौके पर गरीब महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। सरकार की ये पूरी कोशिश है और जुलाई अगस्त को मिलाकर करीब 3,000 रुपये ट्रांसफर होंगे। अब तक 2 करोड़ महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। किसानों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश सरकार वहां पर कर रही है। कृषि पंप, बिजली बिल भी सरकार ने माफ कर दिए हैं। जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, माना जा रहा है कि अगस्त के आखिर में इस बारे में बातचीत संभव हो सकती है। और वहीं महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी का झटका लगा है इंडिया गठबंधन को। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपकी महाराष्ट्र की अध्यक्ष प्रीति मेनन ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में तो रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी एकली चलेगी। एकला चलो का ऐलान किया है। मुंबई की सभी 36 सीटों पर आपके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। प्रीति मेनन ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी वहां पर शुरू कर दी है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, चाहे बीजेपी का खेमा हो, चाहे कांग्रेस का खेमा हो, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे, लेकिन उद्धव ठाकरे का दिल्ली का दौरा, वो भी लगातार 3 दिनों का दौरा, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इसमें कोई बड़ी सहमति बनने की संभावना है कांग्रेस और शरद पवार के साथ उनकी, और क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है? जी देखिए अखिलेश जी, मुख्य तौर पर जो जानकारी सूत्र हमारे दे रहे हैं उससे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो, इसको लेकर राहुल गांधी ने पिछले दिनों उद्धव ठाकरे को फोन किया था, शरद पवार से बात की थी। उस दौरान जो जानकारी उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई थी कि वे जल्दी एक दिल्ली का दौरा करेंगे और उस दौरान राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। जो वहाँ संगठन का काम देखते हैं केसी वेणुगोपाल और पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मुलाकात होगी। कल मैं आपको बता दूं कि शाम 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच में मुलाकात होगी, और उससे पहले शरद पवार मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए संजय राउत के घर पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी तो एक संकेत देती हुई दिखाई दे रही है कि वो एक साथ है, क्योंकि पिछले दिनों मुंबई में जो बैठक कांग्रेस पार्टी की हुई उसमें ये भी तय किया गया कि राजीव गांधी की 20 अगस्त को जयंती, और इस मौके पर मुंबई में भव्य महाविकास आघाड़ी की रैली कर जो है वो प्रचार का आगाज किया जाए, और उससे पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली में आकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करना निश्चित तौर पर ये एक संकेत देने की कोशिश है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है, और सीट बंटवारे को लेकर जहां तक विषय है तो वो भी ये बड़े नेता आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। लेकिन अगर महायुति की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे फिलहाल एक साथ जो है नजर नहीं आ रहे। तीनों नेता अपने अपने इलाके में प्रचार में जुटे हुए, लेकिन कोई सीधे तौर पर एक साथ फोकस करके प्रचार करने की रणनीति फिलहाल वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय चौरमारे जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विजय जी, आप उद्धव ठाकरे की इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? हमने कुछ देर पहले संजय निरुपम का बयान भी देखा था, वो इस पर चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं, और वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सारी कवायद जो है ये की जा रही है। देखिए, आज तक शिवसेना की राजनीति की तरफ देखो अखिलेश जी, तो शिवसेना अपना सारा फोकस महाराष्ट्र में, फिर भी महाराष्ट्र से ज्यादा मुंबई में करते रहते रही आज तक देखो शिवसेना की तरफ। मगर देखिए, जब तक इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट शामिल हुआ है, तब से देखिए उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यही कोशिश उसके लिए है कि राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति भी अपना शिवसेना का नाम रहे, शिवसेना का रुतबा रहे, इसकी कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस विधानसभा चुनाव में चुनाव के पहले महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता कुछ बयान देते रहे, हम सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, हम सबसे बड़ा दल है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, और ऐसे कोई इशारा में बातें करते रहे। मुझे लगता है वो इशारा देने वाले नेताओं को एक मैसेज देने के लिए कि मैं महाराष्ट्र की सीटों के बंटवारे के बारे में या महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आपसे ही डायरेक्ट आपके हाई कमांड से बात कर रहा हूँ। ये मैसेज भी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के कांग्रेस को नेताओं को देना है, क्योंकि सीटों के बंटवारे के बारे में महाराष्ट्र के नेता ज्यादा खींचतान नहीं करे। मुझे लगता है यही उद्धव ठाकरे के 2 मकसद है ये दिल्ली की यात्रा के। और अखिलेश जी। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, जिस तरह से ये ऐलान किया गया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन मुंबई में 36 सीटें, वहाँ पर सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, इसका कोई असर पड़ेगा आपको लगता है, या कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी के इस फैसले का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो मुंबई में देखे, महाराष्ट्र में देखे, कहीं भी उनकी ताकत नहीं है। वो एनजीओ की तरह कुछ अपनी राजनीति करते रहे, और दिल्ली में सत्ता आने के बाद और पंजाब में सत्ता आने के बाद भी कोई महाराष्ट्र के आम आदमी पार्टी की कैडर ने कुछ संगठन मजबूत करने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश की है। यानी अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी जो साथी हैं, उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई है। उनकी कोई यहाँ वोट बैंक नहीं है, इसलिए जो शुरू में थे, जो अपर मिडिल क्लास और कुछ नया सोशल मीडिया फॉलोअर्स जो थे,
वो भी आज आप आपके साथ नहीं रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पे या आने वाली विधानसभा चुनाव पे कोई असर पड़ेगा। और विजय जी, अगर बीजेपी खेमे की बात करें तो अभी हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी, रौनक ने, कह रहे हैं कि अजित पवार अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं 8 अगस्त से, लेकिन जो शीर्ष नेता हैं इनमें थोड़ा सा तालमेल है, उसकी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि सब अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या इसका एक असर पड़ सकता है या आपको लगता है कि अभी समय है कि इन सब चीज़ों को लेकर समन्वय ठीक किया जा सकता है? नहीं, अखिलेश जी, तालमेल की कमी तो दिख रही है, मगर ये बात है कि आज अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। सीटों का बंटवारे के लिए कुछ बैठकें चलेगी, सीटों का बंटवारा होगा। उसके बाद जब इलेक्शन की कैंपेन होगी तब तीनों दल एक साथ अपनी कैंपेन करेंगे। आज अजित पवार की पार्टी के सामने चुनौती है कि अपनी पार्टी के कुछ महाराष्ट्र की राजनीति नीति में कुछ अलग पहचान बनाए। क्योंकि लोकसभा जो इलेक्शन हुई, उस लोकसभा इलेक्शन में अजित पवार की पार्टी को बहुत बड़ा करारा झटका मिला है। एकनाथ शिंदे गट गुट के जितने एमएलए हैं उतने उनके ही एमएलए हैं, मगर उनका एक ही एमपी चुन के आया है। उनके लिए ये लोगों को बताना है कि लोकसभा में भले शायद हमें कोई सीट नहीं मिली हो, एक ही सीट मिली हो, मगर विधानसभा चुनाव में हम जो दोनों दल है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठ, ज्यादातर एकनाथ शिंदे के शिवसेना गठ, उनके बराबर के हिस्सेदार है, उनके बराबर की सीटें लड़ना चाहते हैं। हमारी ताकत उनकी है। ये और महाराष्ट्र के जो रूरल एरिया में एनसीपी की जो ताकत है वो ताकत ज्यादा है, ये दिखाने की कोशिश मुझे लगता है अजित पवार को करे। इसलिए वो खुद अपनी पार्टी की तरफ से यात्रा निकाल रहे हैं। अपनी पार्टी की जो मैसेज है पार्टी की तरफ से, वो मैसेज महाराष्ट्र को देने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये भी कि आपको लगता है कि जो बीजेपी गठबंधन है ये एकजुट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में झटका लगा उसके बाद खास तौर से अजित पवार के साथ तालमेल को लेकर बीजेपी के भीतर से संघ परिवार में कई प्रश्न उठे हैं, और जिस तरह से सीटों की संख्या ज़्यादा मांग रहे हैं, कहा जा रहा है कि 80 सीटों की मांग अजित पवार कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये एक राह का कांटा बन सकता है और क्या इसके चलते जो एकता है इनकी तीनों दलों की उस पर कोई असर पड़ सकता है? सही है अखिलेश जी, उसके अजित पवार के महायुति में रहने के बारे में संदेह बताया जा रहा है, संदेह की परिस्थिति है। मगर बीजेपी और यानी अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान जिनके हाथ में, इन तीनों नेताओं के साथ अजित पवार के पर्सनल का व्यक्तिगत संवाद अच्छा रहा है, तालमेल अच्छा है। मुझे लगता है इसलिए वो अजित पवार को अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर कोई आगे जाके ऐसी कोई रणनीति हो सकती है बीजेपी की, अजित पवार बीजेपी महायुति में रहने रहने से महायुति को कोई फायदा नहीं हो रहा, इसलिए अजित पवार को अलग लड़ाया जाए और वो कुछ महाविकास आघाड़ी की कुछ पार्टियों का नुकसान करे। अगर ऐसी रणनीति आगे की कुछ दिनों में सामने आई तो अचरज की बात नहीं होगी। और वापस अगर हम महाविकास आघाड़ी पर आएँ तो क्या आपको लगता है कि इनके बीच सीटों के बंटवारे में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है, जिसकी अभी जितनी सीटें उस पर तो उनके अपने उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये होगा कि जिन सीटों पर हारे थे वहाँ पर फार्मूला क्या होगा, और दूसरी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाएगा कि कोई सीएम कैंडिडेट है या नहीं है, क्योंकि शिवसेना तो चाहेगी कि उद्धव ठाकरे के हाथों में फिर से कमान मिले। आज की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के मेले में जिस तरह से वो देवेंद्र फडणवीस पर अटैक किया, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, वो अटैक करके उन्होंने दिखा दिया कि महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी का लीडर मैं हूँ, अगला सीएम मैं हूँ। इस महाविकास आघाड़ी को नेतृत्व देने की क्षमता सिर्फ मुझ में ही उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया है। मगर एक बात सही है कि जो ये गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन की राजनीति में चुनाव होने के बाद जो 1995 से महाराष्ट्र में फॉर्मूला चलते आया है, जब से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार चलती आई, तब से फॉर्मूला चलता आया है कि जिस दल के विधायक अधिक ज्यादा, उस दल का मुख्यमंत्री। मुझे लगता है इस पर फैसला इलेक्शन के बाद ही होगा। मगर तब से पहले एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल का दावा हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले दावा कर सकते हैं, और शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम रोज रोज संजय राउत आगे कर सकते हैं। ये मीडिया में चर्चा रहने की बात रहेगी। मगर आज की तारीख में उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को लीड कर रहे हैं, और इलेक्शन के बाद जो जिस दल का विधायक ज्यादा हो, उस दल मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगा। और संक्षेप में विजय जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे, जो एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं शिंदे सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि इससे एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया जा सकेगा?
एक बात तो सही है, जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, उस योजना का, उस स्कीम का महायुति को कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, रक्षाबंधन से वो योजना से वाला शुरू होने वाले, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह रहेगा तो उसका जरूर कोई फायदा महायुति को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री मुडा घोटाले में बुरी तरह घिर गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे देते हैं तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भेजे कारण बताओ नोटिस में साफ पूछा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त क्यों न दे दी जाए। अगर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाती है तो सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। माना जा रहा है कि राज्यपाल 12 अगस्त को संसद का सत्र खत्म होने के बाद फैसला कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि विपक्ष को संसद में हंगामा करने का मौका न मिले। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है, जिसका आज चौथा दिन है। कर्नाटक के राज्यपाल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की शिकायत पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। टीजे अब्राहम का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट ने राज्यपाल से इस नोटिस को वापस लेने की सिफारिश की है। The meeting was excellent. It was a fantastic meeting where the governor wanted to clarify, he wanted to get the cloud which was there around him, which was created by the cabinet sitting for 3 hours. They could not even answer one of my allegations. When there is an allegation made about the complainant, it is but natural to seek and understand, get a clarity on that allegation. That clarity, I believe, I have given it to the governor, and I believe he has understood it. And I hope that he is convinced and he will proceed further. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।